प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर से जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि 2023 के बोर्ड के पेपर में जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उससे मैं यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। सारे बच्चों जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप 70 में 70 स्कोर कर पाओगे। और इस वीडियो के माध्यम से जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे दो ऑप्शन, यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, दो सब्जेक्ट दिया है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक लिखना है कि जुसेप्पे मैत्सिनी, और दूसरा है हमारा कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। ये बोर्ड के पेपर में कई बार दोनों टॉपिक आ चुके हैं, इसलिए मैं इस दोनों टॉपिक आप सभी को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। साथ में यहाँ पे देख सकते हो जितने भी टॉपिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे प्रश्न होने वाले हैं, सारे के सारे प्रश्नों को मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि यही सब सारे प्रश्न आप सभी को 70 में 70 स्कोर कराने के मतलब कि काम आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि जुसेप्पे मैत्सिनी कौन था, ये क्या था, इसका राष्ट्रवाद के उदय में क्या स्थान रहा है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बढ़िया से मैं यहाँ पे लिख करके लेके आया हूँ कि जुसेप्पे मैत्सिनी इटली का एक क्रांतिकारी था। ये क्या था भाई? एक इटली का एक क्रांतिकारी आदमी था, मतलब कि क्या था, एक फ्रीडम फाइटर था। ठीक है, उसका जन्म या उनका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। वह कार्बोनारी के सेक्रेट सोसाइटी के सदस्य बन गए थे। जब वह 24 वर्ष के थे तभी उनको 1931 में, ठीक है, लिगुरिया में क्रांति की कोशिश के आरोप में देश निकाला दे दिया गया था, मतलब कि देश से निकाल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने दो और गुप्त सोसाइटी की स्थापना की, पहले मोरसाई में यंग इटली के नाम से, और फिर बाद में बर्न में यंग यूरोप के नाम से इन्होंने कर लिया। यानी कि दो सोसाइटी का स्थापना किया। सबसे पहला किस में किया कि मार्सेई में, और दूसरा का यहाँ पे किस में किया, बर्न में कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैत्सिनी का जो मानना था वो यह था कि भगवान ने राष्ट्र को ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई बनाया था, इसलिए इटली को एक एकीकृत गणराज्य बनाना जरूरी था। मैत्सिनी का अनुसरण करते हुए जर्मनी, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में कई गुप्त संगठन बनाए गए। रूढ़िवादी लोगों में मैत्सिनी का नाम का खौफ था। तो इस तरह से प्यारे साथियों, इतिहास का जो पन्ना है, इस पन्ने में जुसेप्पे मैत्सिनी का ये रोल था। ठीक है, तो इतने सारे आप सभी को चीज़ें लिख देना है, आप सभी अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। कि भाई यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसमें जो महिलाएं थी, लेडीज थी, उनका क्या रोल था, इसके बारे में आप सभी को लिखना है। तो दो लाइन यहाँ पे लिखना है कि उदारवादी आंदोलन में महिलाओं ने भी भारी संख्या में हिस्सा लिया। इसके बावजूद असेंबली के चुनाव में उन्हें मताधिकार से वंचित किया गया। जब सेंट पॉल के चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई तो महिलाओं को केवल दर्शक दीर्घा में बैठने की अनुमति मिली। तो ये क्या हो गया, इनकी भूमिका हो गई कि भाई ये कहाँ कहाँ रोल अपना प्ले किए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस दोनों टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं। ये दोनों टॉपिक अच्छे अंक में पूछे जाते हैं, और ऐसे लिखोगे तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आप सभी को लिखना है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि भाई फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव क्या था और क्रांतिकारी ने क्या कदम उठाए थे, इसके बारे में आप सभी को लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए। उन्होंने इसके लिए रोमांटिसिज्म का सहारा लिया। रोमांटिसिज्म एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह के राष्ट्रवादी भावना का विकास करना चाहता था। रोमांटिक कलाकार सामान्यतः तर्क और विज्ञान को बढ़ावा देने के खिलाफ होते थे। इसके बदले वे भावनाओं
अंतर्ज्ञान और रहस्यों अधिक महत्व देते थे। ठीक है, राष्ट्र के आधार पर रूप में उन्होंने साझा विरासत और सांस्कृतिक धरोहर की भावना को अधिक बल दिया। राष्ट्रवादी भावनाओं को बल देने में भाषा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लोगों ने राष्ट्र की भावना को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से पूरे फ्रांस में फ्रेंच भाषा का मुख्य भाषा की तरह बढ़ावा दिया गया और पोलैंड में रूसी आधिपत्य के खिलाफ विरोध के लिए पॉलिश भाषा का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। तो सभी को देखो, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और ऐसे अगर इस भाव में लिखो, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ जैसे ही लिखना है। आप सभी लोग इस मतलब इसके 2-4 लाइन बना करके अपने से भी अपने भाषा में भी लिख सकते हो, एग्जामिनर आपका फुल नंबर दे सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों ये है कि मरियान और जर्मेनिया कौन थी। ठीक है, जिस तरह उन्हें किया गया उसका क्या महत्व था। ठीक है, तो इसके बारे में लिखना है भाई। ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि मरियान और जर्मेनिया कौन थी। ठीक है, इसके बारे में कि फ्रेंच राष्ट्र को मरियान का नाम दिया गया। ठीक है, जो फ्रेंच देश था उसका नाम क्या दिया गया, मरियान दिया गया। ठीक है, जिन्हें एक स्त्री के रूप में चित्रित किया गया, फ्रांस में राष्ट्र को मरियान का नाम दिया गया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि मरियान ईसाई महिलाओं का एक लोकप्रिय नाम है। मरियान के चरित्र चित्रण के लिए उदारवाद और प्रजातंत्र के रूपकों में प्रयोग हुआ, जैसे लाल टोपी, तिरंगा, कलगी आदि। ठीक है, लोगों ने मरियान की पहचान घर करने के उद्देश्य से उनकी मूर्तियां बनाई और टिकटों और सिक्कों पर उनकी तस्वीर छापी। ठीक है, जर्मनी में यहाँ पे जर्मनी में जर्मेनिया को राष्ट्र का प्रतीक बनाया गया। जर्मनी में जैतून को बहादुरी का प्रतीक बनाया गया, इसलिए जर्मनिया के सिर पर जैतून के पत्तों का ताज होता है। तो इस तरीके से प्यारे साथियों आप यहाँ पे मरियान और जर्मनिया के बारे में लिख सकते हैं कि भाई ये मरियान कौन थी, जर्मनिया कौन था। इसके बारे में आप यहाँ पे 2-4 लाइन यहाँ पे बना करके भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है प्यारे साथियों कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं कि भाई ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में। ठीक है, कि देखो यहाँ पे 1814 में वियना कांग्रेस में जर्मनी की पहचान 39 राज्यों के एक लचर संघ के रूप में हुई। इस संगठक का निर्माण नेपोलियन के द्वारा किया गया और 1848 में मई महीने में फ्रैंकफर्ट संसद में विभिन्न राजनैतिक संगठनों ने हिस्सा लिया। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान की रचना की। क्या किया, एक संविधान की रचना की। उसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का मुखिया कोई राजा होता तो संसद के प्रति जवाबदेह होता था। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क जो प्रशिया के मुख्यमंत्री थे, जर्मन एकीकरण के मुख्य सूत्रधार थे। ठीक है, कौन थे, ऑटो वन बिस्मार्क। इस काम के लिए उन्होंने प्रशिया के सेना और अशरफ शाही की मदद ली। उसके बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 7 साल के भीतर 3 लड़ाइयाँ हुई। उन युद्धों के परिणाम जो हुए थे, पड़ती जो हुई थी प्रशिया के जीत में, जिसने जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संपूर्ण किया। और 1871 में जनवरी महीने में, ठीक है, वसी में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम एक को जर्मनी का संसाह घोषित कर दिया गया, यानी कि राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया जो थी, इतनी सारी प्रक्रिया थी। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए, इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे शासन व्यवस्था को आधुनिक या अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने कई बदलाव किए। जैसे कि यहाँ पे नेपोलियन ने 1804 में सिविल कोड लागू किया, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। यह सिविल कोड नए कोड के नाम से भी जन्म के आधार पर मिलने वाली हर सुविधा को समाप्त हो गई। हर नागरिक को समान दर्ज मिलने लगा। संपत्ति के अधिकार को पुख्ता किया गया। नेपोलियन ने फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में प्रशासनिक सुधार को अंजाम दिया। उसने सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया, जिससे किसानों को दास्ता और जागीर को दिए जाने वाले शुल्कों से मुक्त किया गया। शहरों में प्रचलित शिल्प मंडलियों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी समाप्त कर दिया गया। यातायात और संचार के साधनों में भी सुधार किए गए। तो इतने सारे जो थे मतलब कि नेपोलियन ने अपने जीवन काल में बदलाव किए। तो प्यारे साथियों आप सभी को ऐसे ही एकदम बढ़िया से अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि भाई उदारवादियों ने 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया था। ठीक है, उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया, इसके बारे में लिखना है। तो भाई यहाँ पे आसानी से लिख सकते हो कि
19वीं सदी के शुरुआती के दौर में यूरोप में राष्ट्रवाद की उदय की भावना पर उदारवादी का गहरा प्रभाव पड़ा था। एक नए एक नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून की समक्ष सबकी समानता। ठीक है, उदारवाद का मतलब क्या था कि भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो जाना चाहिए और कानून की समक्ष संभावना होनी चाहिए, समानता हो जाना चाहिए। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई उदारवादी का राजनैतिक दृष्टिकोण था आम सहमति के सरकार चलाना, यह तानाशाही के अंत और पादरियों को मिलने वाले विशेषाधिकार की समाप्ति का पक्षधर था। ठीक है, तो मतलब सबको मतलब तानाशाही से दूर किया जाए और पक्षधर से भी दूर किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। एक संविधान के प्रतिनिधि पर आधारित सरकार की जरूरत थी भी महसूस हो गई। ठीक है, उदारवादियों ने निजी संपत्ति के अधिकार को भी वकालत किया। आर्थिक दृष्टिकोण कैसे कर सकते हैं कि आर्थिक उदारवाद नेपोलियन कोड की कई विशेषताओं में से एक थी। नवोदित मध्यम वर्ग की भी आर्थिक उदारवादी का पक्षधर था। कई तरह की मुद्राएं, माप तौल में कई मानक और ट्रेड बैरियर आदि गतिविधियों को रोक अटका रहे थे। ठीक है, रोड़े जो भी अटका रहे थे। नया व्यवसाय वर्ग में ऐसे एकीकृत आर्थिक इलाकों के मांग कर रहा था जिससे माल, लोग, पूंजी का प्रवाह निर्बाध यहाँ पे रूप से चलता रहे। ठीक है, इतने सारे हम यहाँ पे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों पूछा गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 एग्जाम्पल दीजिए कि भाई वो कौन कौन से एग्जाम्पल थे जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के मतलब कि योगदान को दर्शाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हो कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास को दर्शाने के लिए भाई 3 एग्जाम्पल निम्नलिखित है। सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रांस में एक ही भाषा को बढ़ावा देने की नीति हो गई थी। उसके बाद से रूसी आधिपत्य के खिलाफ पोलैंड में पालिश भाषा का इस्तेमाल कर दिया गया था। उसके बाद से जर्मनी में साझा संस्कृति के बढ़ावा दे दिया गया था। ठीक है, इन 3 सारे पॉइंट हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि किन्हीं 2 देशों पर ध्यान देते हुए ये बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुआ, इसके बारे में बताना भाई। तो इसे दर्शाने के लिए इटली और यूनान के एग्जाम्पल सटीक बैठते हैं। क्यों? क्योंकि इटली में काबूल के प्रयासों के कारण इटली एक राष्ट्र बन गया और यूनान में ऐतिहासिक ग्रीस संस्कृति और ऑटोमन साम्राज्य की इस्लामी संस्कृति को अंतरों का हवाला दे दिया गया था। ठीक है, ग्रीस संस्कृति का पक्षधर कई लोगों ने ग्रीस के संघर्ष का समर्थन किया जिससे ग्रीस की आज़ादी में काफ़ी सहायता मिली। अधिकतर मामलों में एक साझा संस्कृति का इतिहास शक्तिशाली लोगों द्वारा गरीबों का उत्पीड़न उदारवाद का जन्म ने ऐसे उत्प्रेरक का काम किया जिसने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को क्या कर दिया, घर बनाने में मदद कर दिया। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट आप सभी लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे साथी ये पूछा गया कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। ये बताना है कि ब्रिटेन में जो भी राष्ट्रवाद का इतिहास था वो यूरोप की तुलना में भाई कैसे अलग था, ये बताना है। यूरोप में अन्य भागों की तुलना में देखो, यूरोप के अन्य भागों की तुलना में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कुछ अलग तरीके से हुआ था। क्यों? क्योंकि 18वीं सदी से पहले ब्रिटिश द्वीप अलग अलग नस्लों में बांटे गए थे। ठीक है, जिनकी अलग अलग सांस्कृतिक, राजनीतिक परंपरा था, जैसे कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट या आयरिश। ठीक है, इंग्लिश राष्ट्र के धनी, संपदा, महत्व तथा ताकत में भी वृद्धि होने के साथ साथ ब्रिटिश द्वीप समूहों के अन्य राष्ट्रों पर इंग्लिश राष्ट्र का प्रभुत्व बढ़ रहा था। एक लंबे झगड़े के बाद इंग्लिश पार्लियामेंट ने 1688 में राज परिवार में सत्ता ले ली। ब्रिटेन ने राष्ट्रों के निर्माण में इंग्लिश पार्लियामेंट की अहम भूमिका रही थी। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच यूनियन एक्ट बना था जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। अपनी वित्तीय ताकत के कारण इंग्लैंड ब्रिटिश द्वीपों के अन्य राष्ट्रों के बीच पड़ता था। इसके कारण एक ऐसे यूनाइटेड किंगडम का ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ जिसमें इंग्लैंड एक हावी सदस्य था और अन्य नस्ल के लोगों को इंग्लिश संस्कृति द्वारा दबा दिया गया। ठीक है, इतने सारे पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला जो प्यारे साथी हमारा अंतिम नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। ये बताना है कि भाई बाल्कन जो भी प्रदेश थे, स्टेट थे, उसमें राष्ट्रवादी तनाव कैसे पनपा, कैसे उत्पन्न हुआ, इसके बारे में बताना है। तो बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, कंट्रोल में था, लेकिन वह एक दौर था जब ऑटोमन साम्राज्य बिखर रहा था और बाल्कन में रोमांटिक राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही थी। पूरी 19वीं सदी के दौरान ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के द्वारा अपनी ताकत बढ़ाने की असफल कोशिश की थी। एक एक करके ऑटोमन के अधीनस्थ यूरोपीय देश अलग होते गए और अपनी आज़ादी की घोषणा करते गए, लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान कई क्षेत्र ऐसे गंभीर झगड़ों का अखाड़ा बन चुके थे। बाल्कन पर नियंत्रण पाने के लिए उद्देश्य भी इन झगड़ों में शामिल
हो गया था। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न आप सभी को प्यारे बच्चों तैयार करके जाना है और बोर्ड के पेपर में आप ऑब्वियसली अच्छे अंक स्कोर कर जाओगे प्यारे साथियों। अगर मतलब आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे। देखो, अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 बार देखो, वीडियो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे यूरोप में राष्ट्रवाद का युद्ध से, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। इसी तरीके से जितने देखो यहाँ पे भूगोल, संस्कृति, नागरिक शास्त्र और सारे के सारे यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। और जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बनते हैं, बनेंगे 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, सबको बताऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।